और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है स्टेशनरी वेव इन अ ओपन ऑर्गन पाइप। तो इस लास्ट लेक्चर में हमने स्टेशनरी वेव क्लोज ऑर्गन पाइप में किया था और उसमें हमने डिफरेंट नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन लिए थे। आज हम वही चीज किसमें करते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप में करते हैं और डिफरेंट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में देखेंगे कि अलग अलग नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टेशनरी वेव की यानी कि साउंड वेव की, वो क्या क्या होती है। और ओपन ऑर्गन पाइप कैसा होता है जो दोनों तरफ से ओपन होगा, यानी कि इस तरफ से साउंड का रिफ्लेक्शन होगा तो भी ओपन एंड से होगा, दूसरे एंड से रिफ्लेक्शन होगा साउंड का तो भी ओपन एंड ही होगा। और हमने देखा था कि जब साउंड का रिफ्लेक्शन, वेव का रिफ्लेक्शन, कोई भी वेव हो उसका रिफ्लेक्शन जब ओपन एंड से होता है यानी कि रेयर बाउंड्री से होता है तो हमेशा वहां पर क्या बनता है, एंटाई नोड्स बनता है। तो यहां भी एंटाई नोड बनेगा, यहां हमेशा एंटाई नोड बनेगा, यानी कि एक एंड पे भी एंटाई नोड होगा और दूसरे एंड पे भी एंटाई नोड बनेगा। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर स्टेशनरी वेव की इक्वेशन निकालते हैं जो ओपन ऑर्गन पाइप में बनेगा, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब समझो जो हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का टॉपिक किया था ओपन एंड से, वही चीज दोबारा से यहां पर मैं करने जा रहा हूं कि स्टेशनरी वेव की इक्वेशन निकाल रहा हूं जब वेव का रिफ्लेक्शन कहां से होता है, ओपन बाउंड्री से होता है। तो और मैंने आपको बताया था कि जब ओपन बाउंड्री से वेव का रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, दोनों के दोनों सेम फेज में होते हैं, बस डायरेक्शन रिवर्सल होता है। डायरेक्शन चेंज होती है क्योंकि लेफ्ट से राइट मान लो जा रही है तो फिर दूसरी रिफ्लेक्ट होके राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगी, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, बाकी फेज रिवर्सल इसमें नहीं होता जैसे कि रिजिड बाउंड्री में होता था। ये 180 का फेज डिफरेंस भी आता था रिफ्लेक्टेड वेव और या रिफ्लेक्टेड वेव जो होती थी उसका फेज इंसिडेंट वेव से 180 ज्यादा होता था। यहां पर ऐसा नहीं होता। मैंने पूरा एक लेक्चर बताया था, पूरा समझाया था कि रिजिड बाउंड्री से क्या होता है, ओपन बाउंड्री से क्या होता है। उस लेक्चर को एक बार आप देख सकते हो। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जब ओपन बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होगा तो हमेशा वहां पर एंटाई नोड बनेगा। क्यों बनता है एंटाई नोड, क्योंकि वहां पर फेज रिवर्सल नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होता है। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों को दोनों सेम फेज में होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, यहां पर सुपर इंपोज वेव की इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। ये हमने पहले भी किया था, दोबारा से इस टॉपिक में इसको मैं करा देता हूं तो इसको एक बार और समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंसिडेंट वेव की अगर मैं इक्वेशन ले लूं, इंसिडेंट वेव की अगर मैं इक्वेशन ले लूं तो y इक्वल टू ले लेता हूं, y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या बन जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन हो जाएगी y2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। फेज में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्सल हुआ। मान लो एक वेव इधर से इधर जा रहा था तो माइनस इधर कर दिया तो रिफ्लेक्ट हो गया तो प्लस एक्स, ये हो गया है ना, तो प्लस के एक्स हो गया। तो सुपर इंपोज वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और रिफ्लेक्टेड वेव की हो जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन हो गई। अब इसमें से हम एक कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब यहां पर क्या करोगे, साइन ए प्लस साइन बी का लगाओ फार्मूला। अब साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, मैं लिख देता हूं फिर भी। साइन ए प्लस साइन बी ये होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो इस वाली आइडेंटिटी को, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यहां पर हम यूज करेंगे। तो ये माना जाएगा a और इंटू 2 साइन a प्लस बी बाई 2, दिस प्लस दिस तो kx से kx कट जाएगा तो 2 ओमेगा टी बाई 2 और इंटू कॉस दिस माइनस दिस, पूरे में से माइनस करोगे तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, जब इसमें से माइनस करोगे तो ये साइन इसका माइनस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये और ये कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस और एक माइनस, ये दोनों माइनस तो माइनस ऐड हो जाएंगे। तो कितना जाएगा, माइनस 2kx बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस यहां से बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दिस विल बी 2a साइन ओमेगा टी और कॉस के एक्स। तो ये हमारी सुपर इंपोज्ड वेव की इक्वेशन आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सुपर इंपोज्ड वेव, ये हमारी सुपर इंपोज्ड वेव की इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख देते हैं आगे पीछे, 2a cos kx sin ओमेगा टी। ये ओपन बाउंड्री से जो वेव का रिफ्लेक्शन होता है, जो सुपर इंपोज वेव बनती है, उसकी इक्वेशन है। अब यहां पर एक चीज देखो, अगर मैं यहां लेता हूं x इक्वल टू 0
है ना, और यहाँ ले लेता हूँ चलो x इक्वल टू एल, ऐसा कुछ ले लिया मैंने, है ना, या कहीं भी ले सकते हो। यहाँ पर मान लो मैंने x इक्वल टू 0 ले लिया, यहाँ पर x इक्वल टू एल ले लिया, ऐसे कुछ ले लिया। यानी कि इस पाइप की लेंथ मैंने क्या मान ली, एल, पाइप की लेंथ मान ली मैंने एल। तो इस केस में अगर देखो यहाँ पर कि अगर मैं वही चीज t को अगर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, यानी कि y की वैल्यू x डिपेंडेंट भी है, t डिपेंडेंट भी है, तो अगर हम कोई पर्टिकुलर टाइम ले लेते हैं तो ये चीज का कांस्टेंट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, फेज, बताया था मैंने आपको, दिस इज कॉल्ड फेज, और इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो अगर हम क्या कर देते हैं, फेज कांस्टेंट कर देते हैं, और फेज कांस्टेंट कब हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया, t इक्वल 0 ले लो, या t इक्वल टू t/4 ले लो, या 3t, कुछ भी ले लो, तो जो कैपिटल टी ले लिया, मतलब टाइम पीरियड मान लो उसका, तो कोई भी अगर हम टाइम लेते हैं उस टाइम को अगर फिक्स कर देते हैं तो y की वैल्यू सिर्फ x डिपेंडेंट हो जाएगी। और यहां से अगर देखोगे कि अलग अलग x की जब वैल्यू होगी तो y की वैल्यू अलग अलग होगी। तो अगर हम इस एंड पे जा रहे हैं, यानी x की जगह मान लो हमने क्या पुट कर दिया, 0, तो y की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, यानी cos 0 1 होता है, 2a एंटी नोड बन रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहां जाते हैं दूसरे एंड पे, तो वहां पर भी तो एंटी नोड बन रहा है। तो यानी कि हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी कि क्लोज एक एंड पे पाइप के, तो y मैक्सिमम आ रहा है, क्योंकि ये मैक्सिमम हो गया, 2a हो गया, क्योंकि ये तो टाइम फिक्स कर दिया मैंने, है ना, यानी कि एंटी नोड बन गया। इसी तरीके से अगर x इक्वल टू l पुट करा जाए तो वहां भी तो एंटी नोड बन रहा है, वहां भी तो मैक्सिमम है, क्योंकि वहां भी तो ओपन एंड है, वहां भी तो रियर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वहां पर भी क्या होना चाहिए, y की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। और y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब cos x की वैल्यू में ax की वैल्यू kx की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब हम यहां पर ये कह सकते हैं, अगर मैं लिखूं उसको कि एट, इसको पॉज करके नोट करो, ठीक है, तो यहां लिखे अगर हम इसको कि एट ओपन एंड ऑफ द पाइप, अगर हम लिखें कि एट ओपन, दोनों ही ओपन एंड, एट x इक्वल्स टू l, y क्या होना चाहिए, y मस्ट बी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, यानी कि एंटी नोड बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एंटी नोड है, एंटी नोड है, और एंटी नोड जब बनेगा, जब एंटी नोड यहां पर बनेगा, इसका मतलब यह है कि जो cos kx है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और x ये क्या डाल देंगे, l, है ना, यानी x इक्वल टू 0 तो भी y मैक्सिमम, x इक्वल टू l तो भी y मैक्सिमम। तो y मैक्सिमम क्यों, क्योंकि cos kx की वैल्यू मैक्सिमम, तो cos x की जगह l डाल दिया, तो ये मैक्सिमम आनी चाहिए, यानी कि प्लस माइनस 1 आनी चाहिए cos kx की वैल्यू, kl की वैल्यू। और cos की वैल्यू मैक्सिमम कौन कौन से एंगल पर होती है पता है, किस किस एंगल्स पे cos की वैल्यू मैक्सिमम होती है, 0 पे, पाई पे, 3 पाई पे, प्लस माइनस 1 मतलब प्लस बी माइनस बी, और 4 पाई पे, सो ऑन, इस तरह से। तो बोले तो सीधा लिख दें n पाई पे, n की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 सो ऑन, इस तरह से। k की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल्स टू n पाई, तो पाई से पाई कट गया, इंटू एल भी यहां पर, तो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगा हमारा 2l बाई n, क्या जाएगा 2l बाई n, 2l बाई n। तो ये ओपन पाइप में जो स्टेशनरी वेव बनेगा उस वेव की वेवलेंथ का फार्मूला है, उस वेव की वेवलेंथ का फार्मूला है। यहां पर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ नॉर्मल, n इज द कौन सा नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, वो हम यहां पर n लिखेंगे। और ध्यान से देखो, ये वही वेवलेंथ का फार्मूला है जो स्ट्रिंग के अंदर आया था, बस स्ट्रिंग में और ओपन पाइप में ये डिफरेंस होता है कि इसमें दोनों साइड पे एंटी नोड बनता है ओपन एंड पर, वहां क्योंकि दोनों साइड क्लोज्ड थे, वहां पर दोनों साइड नोड बनता था, लेकिन वेवलेंथ का फार्मूला बिल्कुल वही है जो स्ट्रिंग का हमारा फार्मूला था, सेम चीज है ना। तो ये स्टेशनरी वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप का वेवलेंथ का फार्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस लेते हैं, और अलग अलग नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस में हम वेवलेंथ निकालते हैं कि वेवलेंथ क्या क्या होगी और फ्रीक्वेंसीज क्या क्या होगी, जो साउंड या वेव प्रोड्यूस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो उसके लिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर। देखो, तो लिखते हैं पहले फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो जो फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में
एन की वैल्यू हो जाएगी 1, और एन की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो लैम्डा 1 हो जाएगा 2l, यानी फर्स्ट नॉर्मल मोड में जो वेव बनेगा और उसकी जो वेवलेंथ होगी वो स्ट्रिंग की लेंथ की ट्वाइस होगी, यानी कि एल हो जाएगा हमारा लैम्डा 1/2, यानी कि हाफ, आधी वेव बनेगी इसमें, आधी वेव बनेगी, और दोनों साइड क्या बनेगा, एंटाई नोड बनेगा। और जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी f1 होगी, वो v अपॉन f1 होगी, लैम्डा 1 होगी, और v अपॉन लैम्डा 1 क्या था ये तो ट्वाइस ऑफ एल आ जाएगा। तो ये फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी आ गई, यानी कि f1 जो आ गया हमारा v अपॉन 2l आ गया, ये फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी, याद करो उसको। तो v अपॉन ट्वाइस ऑफ l इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, और ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, इससे कम फ्रीक्वेंसी, यानी ओपन पाइप इससे कम फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। ये मिनिमम, अब इसमें अगर क्लोज ऑर्गन पाइप में और ऑर्गन पाइप में, ओपन ऑर्गन पाइप में, दोनों की अगर कंपेयर करते हो तो यहां देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसमें क्या था, उसमें था क्लोज ऑर्गन पाइप में v/4l, यानी वहां जो फ्रीक्वेंसी थी ये इसकी फ्रीक्वेंसी का कितना था, हाफ, यानी कि ओपन पाइप में जो फंडामेंटल मोड होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल होती है किसकी, क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। वहां था v/4l, उसका डबल करो, ट्वाइस करो, तो v/2l आ जाएगा, है ना। तो ओपन ऑर्गन पाइप में जो फंडामेंटल मोड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है फंडामेंटल मोड की, दैट इज ट्वाइस ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो ये फंडामेंटल मोड की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी, इसको साइड में लिख देते हैं, v/2l/n को लैम्डा 2l/n, ठीक। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, और ये फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ये क्या लिख दिया मैंने यार, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, इन दिस नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, इन दिस नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, in this normal mode of vibration, frequency of sound wave is minimum, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, क्या बोलेंगे इसको हम, कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, called fundamental frequency, note or sound produced called first harmonic, क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी आ गई, फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं इसको। इसमें अगर हमें डायग्राम बनाओ, देखो दोनों साइड एंटाई नोड बनेगा, और कितनी वेवलेंथ होगी, आधी बनेगी, इसका मतलब ये इस तरह से बनाओगे, देखो ये और यहाँ ऐसे बन जाएगा, और ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा इस तरह से, ये तो दोनों साइड क्या बना इसमें, एंटाई नोड, और बीच में यहाँ पर क्या बन गया, नोड, सॉरी एंटाई नोड, यहाँ बन गया बीच में नोड, ये एन की इसमें। तो नोड कौन सी पोजीशन बना है, L/2 पे, और एंटाई नोड कहाँ पर है, ओपन पाइप में 0 पे और L पे, x = L मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। ऐसे अब आते हैं सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए n की जगह हम क्या कर देंगे 2, तो लैम्डा 2 हमारा कितना आ जाएगा, वहां से करो देखो 2l/2, यानी कि l आ जाएगा, यानी लैम्डा 2 हमारा कितना आ गया, l आ गया। फ्रीक्वेंसी निकालो, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन f2, ये बना जाएगा v/λ2, यानी कि इसको 2l/2 से डिवाइड करते हैं तो v/2l
2L नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए इसको ऐसा किया क्योंकि V बाई 2L क्या होता है, F1 होता है। तो F2 जो आ गया वो ट्वाइस ऑफ F1 आ गया ये। तो सेकंड नॉर्मल मोड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फंडामेंटल मोड की ट्वाइस होगी, ट्वाइस, यानी कि सेकंड नॉर्मल मोड जो होगा उस मोड में जो वेव या साउंड प्रोड्यूस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की ट्वाइस होगी। और इसको क्या बोलेंगे, नोट और साउंड यहां से प्रोड्यूस होता है इसको क्या बोलेंगे, सेकंड हार्मोनिक, क्योंकि एक बार ओवरलैप करके बनाया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को एक बार और फ्रीक्वेंसी को ओवरलैप कर दोगे दूसरी को, तो सेकंड नॉर्मल मोड की, यानी कि जो सेकंड नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी आएगी वो फंडामेंटल मोड को एक बार सुपर इंपोज किया उसके ऊपर, तो सेकंड नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी आएगी। तो एक बार किया इसलिए फर्स्ट ओवरटोन है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस normal mode of vibration, frequency of this normal mode of vibration is twice the fundamental frequency, is twice the fundamental frequency. Note or sound produced in this normal mode of vibration, is called second harmonic or फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। तो ये हमारा हो गया, फर्स्ट हार्मोनिक हो गया और सेकंड ओवरटोन हो गया, ठीक। फर्स्ट हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन ये हो गया हमारा। अब आते हैं इसमें, देखो समझ में आ गया। तो फर्स्ट हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। ऐसे ही आते हैं हम सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन का ही निकाल दिया हमने। अच्छा, इसमें डायग्राम अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, देखो इसमें जो वेव प्रोड्यूस हुआ उसकी वेवलेंथ कितनी है, पूरी एक वेव बनी है। देखो तो पूरी एक वेव कैसे बनेगी, इसमें अगर यहीं हम डायग्राम बना के दिखाते हैं तो यहाँ पर एंटी नोड बनेगा, यहाँ पर एंटी नोड बनेगा, तो कैसी वेव बनेगी, देखो यहाँ से ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे, और इस तरह से कंप्लीट वेव बनेगी। कंप्लीट वेव बना इसमें ना, ऐसे। ये कुछ गड़बड़ ये क्या है, 3 नहीं बनेगा। ये सही है, ये हो गया हमारा। तो इसमें कहां कहां बनाए, देखो एंटी नोड, नोड कहां बना है, यहां और यहां। पूरी लेंथ क्या है इसकी, L। क्या बोलेंगे इसको, सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। अब आगे आते हैं इसमें हम थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में n की जगह 3 डालेंगे तो लैम्डा 3 आ जाएगा 2L/3, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी F3, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, V/λ3, 3 ऊपर आ जाएगा, V/2 ऑफ L आ गया, ये F1 है, F3 आ गया थ्राइस ऑफ F1, यानी कि थर्ड नॉर्मल मोड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फंडामेंटल मोड की 3 टाइम्स होगी। ये हो गया है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन
of this normal mode of vibration, frequency of this normal mode of vibration is 3 times the fundamental frequency ठीक है। नोट और साउंड produced in this mode of vibration called third harmonic और second overtone। तो फर्स्ट हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन, ये हमारा थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन, ये हमारा थर्ड नॉर्मल मोड क्या आ गया। यानी थर्ड नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे, 3 टाइम्स है। और ओवरटोन क्या है कि 2 बार ओवरलैप करने के बाद बनाया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर 2 बार ओवरलैप करने के बाद बनाया, इसलिए सेकंड ओवरटोन। ये हमारा थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया। इसमें अगर तुम वो बना के देखोगे कि कैसे बनेगा, तो यही डायग्राम इसको पॉज करके नोट करो। इसी में अगर आपको बना के दिखाऊं तो इसमें जो वेव बनी है वो कितनी बनी है, यहां से अगर आप देखोगे तो एक वेव बनी है यहाँ पर, यहाँ जो एल आ जाएगा वो कितना जाएगा, 3 लैम्डा 3 अपॉन 2, यानी कि 1 प्लस लैम्डा बाई 2 ये बनी है। लैम्डा बाई 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 ऐसे बोल सकते हैं, लैम्डा 3 प्लस ये कंप्लीट वेव बनी है, आधी वेव बनी है। तो कंप्लीट वेव कैसे बनेगी देखो, यानी 3 लूप बनेगा, इसमें 2 लूप बनेगा और एक आधा बनेगा ऐसे ऐसे। तो इससे पहले भी बना दिया था हमने, ये और ये ऐसे। ये इस तरह से इसमें ये बना हमारा। तो ये हमारा थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया। इसमें नोट कहां देखो, एंटी नोट पहले ए और ए, नोट कहां बना है, एन और एन, यहां पर हमारे क्या बना है, नोट्स बने। तो ये पोजीशन ऑफ नोट्स और एंटी नोट्स हो गया, ठीक है। ऐसे अगर हम जनरलाइज करते हैं फॉर एनल नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो एनथ नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए एनथ लैम्डा एन आ जाएगा, वही जो फार्मूला था, एल अपॉन क्या था फार्मूला लैम्डा एन का, 2l बाई एन। ये फ्रीक्वेंसी जो जाएगी एफ एन कितना जाएगा, वी अपॉन लैम्डा एन, वी अपॉन लैम्डा एन क्या जाएगा, एन टाइम्स ऑफ वी बाई ट्वाइस ऑफ एल। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। एफ एन आ जाएगा हमारा एन टाइम्स ऑफ एफ एन। तो इस नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी जो होगी वही फंडामेंटल मोड्स की एन टाइम्स होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, frequency of this normal mode of vibration is n times fundamental frequency, n times fundamental frequency, ठीक है। और नोट और साउंड प्रोड्यूस्ड in this mode of vibration, called nth harmonic or n-1 overtone। तो कौन सा हार्मोनिक हो गया, nth हार्मोनिक हो गया और n-1 ओवरटोन हो गया। तो ये हमने
अलग अलग नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन लिए हमने एक ओपन ऑर्गन पाइप में, और अलग अलग हार्मोनिक्स की हमने फ्रीक्वेंसी निकाली। तो यहां पर हमें दिखता है कि जैसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो इवन मल्टीपल्स होते थे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के, वो सारी फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सारी की सारी जो सेकंड नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ट्वाइस होती है, थर्ड थ्राइस होती है, फोर्थ टाइम्स होगी, 5 टाइम्स होगी, यानी इसमें ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज होती है। इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मिसिंग नहीं होती, जैसे कि क्लोज ऑर्गन पाइप में जो इवन मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज होती है वो मिसिंग होती थी। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। ये स्ट्रिंग की तरह बिल्कुल अगर देखोगे जैसा स्ट्रिंग में था वैसा ही है। स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव होती थी, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन और वहां पर दोनों साइड में नोड बनता था, दोनों साइड में एंटाई नोड बनता है। लेकिन जो अलग अलग हार्मोनिक्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वैसे ही वही सेम फार्मूला को फॉलो कर रहा है जो एक स्ट्रिंग में जो हम अलग अलग नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन लेते थे, वही सेम चीज यहां पर भी फॉलो हो रहा है। और यहां पर ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज, जितनी फ्रीक्वेंसीज है सारी फ्रीक्वेंसीज इसमें अवेलेबल है। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा ओपन ऑर्गन पाइप हो गया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन पाइप से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कैसे कैसे होगा ये। क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एक लेते हैं मान लो, और ये है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप is equal to the first harmonic, equal to the first harmonic, equal to the first overtone, equal to the first overtone frequency of an open organ pipe, of an open organ pipe, if length of the open organ pipe is 60 centimeter, what is the length of closed organ pipe? तो इसमें कह रहा है कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। यानी कि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये इक्वल है किसके? ओपन ऑर्गन पाइप की फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। और लेंथ ऑफ पाइप 60 सेंटीमीटर है कि तो कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन पाइप की लेंथ 60 है, तो क्लोज ऑर्गन पाइप की हमें लेंथ निकालनी है। देखो उसको कैसे करेंगे। अब देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, क्या फार्मूला था? अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखेंगे क्लोज ऑर्गन, लिखते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और यहां लिखते हैं ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। तो अगर हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लेते हैं तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी 4L अपॉन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इसकी? V अपॉन 4L। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई क्लोज ऑर्गन पाइप की। अब हम आते हैं ओपन ऑर्गन पाइप में। तो ओपन ऑर्गन पाइप का जो फर्स्ट ओवरटोन होता है, ये याद करो जब हमने ओपन ऑर्गन पाइप किया था, तो जब ओपन ऑर्गन पाइप होता है उसका जो फर्स्ट ओवरटोन होता है वो सेकंड हार्मोनिक होता है। तो सेकंड हार्मोनिक को हम क्या बोलते थे? फर्स्ट ओवरटोन बोलते थे। तो सेकंड ओवरटोन या सॉरी सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन
कि जो फ्रीक्वेंसी होगी इसमें, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी f2 मान लेते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड। और फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी वहां पर क्या होती है, v अपॉन ट्वाइस ऑफ है ओपन पाइप में। तो ओपन पाइप की होती है, क्लोज पाइप की होती है। अब ये कह रहा है कि इसकी जो ये फ्रीक्वेंसी है इसके इक्वल है, तो दोनों की लेंथ निकालनी है, तो मान लेते हैं इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ मान लेते हैं L2 है ना। तो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट हार्मोनिक है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, ये इक्वल है इसके फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप। और फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या होता है, इसका सेकंड हार्मोनिक। और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ओपन ऑर्गन पाइप की। सेकंड हार्मोनिक का मतलब ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी क्या कह रहा है हमें, ये दोनों फ्रीक्वेंसी को हमें कह रहा है कि दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि v अपॉन 4 टाइम्स ऑफ, यहां पर ये हो गया कि v 4 टाइम्स ऑफ L1 इक्वल हो जाएगा 2v अपॉन 2 टाइम्स ऑफ L2। ये हो गया, तो v से v कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से अगर निकालोगे तो L2 की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ L1, है ना। और L2 की लेंथ कितनी दे रखी है हमें, यानी कि जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसकी हमें लेंथ दे रखी है इसमें 60 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम 60 कर देते हैं तो 60 इंटू 60, ये 60 है, तो 60 इंटू 4 टाइम्स ऑफ L1, तो यहां से हमारी लेंथ L1 आ जाएगी कितनी, 60/4, यानी कि 15 सेंटीमीटर। यानी कि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगा उसकी जो लेंथ होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ गई बात। तो क्या किया हमने इसमें, मैं क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, ये रिजोनेट कर रहा है या इक्वल है किसके साथ, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप। तो फर्स्ट ओवरटोन का मतलब ओपन ऑर्गन पाइप में सेकंड हार्मोनिक होता है, तो सेकंड हार्मोनिक क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ F1। और F1 उसका क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v अपॉन ट्वाइस ऑफ L। तो L2 कर दिया मान लो उसकी लेंथ, तो सेकंड हार्मोनिक की इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, इसकी फर्स्ट हार्मोनिक की ये फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप की ये होती है। दोनों फ्रीक्वेंसी हमने इक्वेट कर दिया और इस तरीके से हमने लेंथ निकाल दिया। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया जो इससे रिलेटेड है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको पॉज करके आप नोट करो। एक और क्वेश्चन अब करते हैं हम इसी से रिलेटेड, और ये हमारा है, ये हमारा है ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, ये है अ पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग किया, इज ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों एंड से क्या है, ओपन है। विच हार्मोनिक made which harmonic will, ऐसे लिखते हैं, will which a pipe 30 centimeter long is open at both ends, which harmonic of it will resonate with 1.1 kilohertz source। तो a pipe 30 centimeter long is open at both ends, which harmonic of it will resonate with 1.1 kilohertz source। अब इसके बाद थोड़ा सा एक और चीज हम ऐड कर देते हैं, will it resonate with the source if one end
ऑफ द पाइप इज क्लोज्ड। ये स्पीड लेनी है साउंड वेव की 330 या 332 ले लो मीटर पर सेकेंड। ये तो ये कह रहा है कि एक पाइप है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इस ओपन एट बोथ एंड, यानी ओपन ऑर्गन पाइप है, विच हार्मोनिक ऑफ इट विल रिजोनेट विद इतना फ्रीक्वेंसी सोर्स, कि सोर्स ऑफ साउंड है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1.1 किलोहर्ट्ज है, तो इसका कौन सा हार्मोनिक इसके साथ रिजोनेट करेगा। सेकंड पार्ट अभी सोचते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। और इसका है, देखो क्या है कि ओपन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी मोड की, वो क्या होती है, n टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या होता है फंडामेंटल, v अपॉन ट्वाइस ऑफ l, है ना। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो n कितना होगा, देखो लॉ इज ओपन, हाँ। अब इसमें कौन सा n निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा 1.1 किलो हर्ट्ज डाल दो, क्योंकि ये कह रहा है कि कौन सा मोड होगा, कौन सा हार्मोनिक होगा, मान लेते हैं nth हार्मोनिक होगा, है ना। तो nth हार्मोनिक होगा तो n हमें निकालना है, और किसके साथ रिजोनेट कराना है, 1.1 किलो हर्ट्ज के साथ। तो हम निकाल देते हैं 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 3 कर दिया इसको हमने, इक्वल आ गया n 330 अपॉन ट्वाइस ऑफ l कितना है, l है हमारा 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10 टू पावर -2, ये कर दिया इसको हमने। अब इसमें से n निकाल देते हैं, तो n कितना जाएगा हमारा, n इक्वल आ जाएगा 1.1 इंटू, या इसको 1100 कर दो सीधा, 1100 इंटू 2 इंटू 30 इंटू 10 टू पावर -2 अपॉन 330 आ जाएगा। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, और ये आ गया 11, और ये 11 कैंसिल, ये आ गया हमारा 100 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर -2, कितना आ गया फिर, ये कितना आ गया, कितना आ गया, एन आ गया 2, देखो 2 आ गया। ये यानी कि अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो इसका जो सेकंड हार्मोनिक है वो रिजोनेट करेगा इस फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। अब ये कह रहा है आगे, will it resonate with the source if one end of the pipe is closed। अब कह रहा है कि अगर मान लो इसका एक एंड हमने, इसको पॉज करके नोट करो, कि इसका एक एंड हमने क्लोज कर दिया, तो क्या ये इस फ्रीक्वेंसी के साथ रिजोनेट कर पाएगा। तो देखते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं पहले उसका, फिर फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, देखेंगे क्या कोई भी किसी भी हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी इस सोर्स फ्रीक्वेंसी की इक्वल होती है। अगर इक्वल होगी तो रिजोनेट करेगा, नहीं इक्वल होगी तो रिजोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है क्लोज पाइप की, वो कितनी होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप। जो क्लोज्ड पाइप है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मान लेते हैं f होगी, और f कितना हो जाएगा हमारा, v अपॉन 4 टाइम्स ऑफ l, ये होता है। तो v हमारा कितना है 330, और l है हमारा कितना, l है हमारा 4, और l कितना है, l है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हो गया। तो 30 इंटू 10 पावर -2, तो ये 0, ये 11, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1100 बाई 4, ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई हर्ट्ज। 1100 बाई 4 ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। अब देखते हैं क्या इसका, अच्छा इसका फर्स्ट हार्मोनिक ये हो गया, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक क्या होगा इसका, ये फर्स्ट हार्मोनिक हो गया। सेकंड हार्मोनिक क्या होगा, सेकंड हार्मोनिक जो होता है वो थ्राइस होता है क्लोज पाइप में F1 के, यानी इसको F1 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा हमारा F2 3 टाइम्स ऑफ, ये कितना है 1000/40 तो है, ये एक बार चेक कर लेते हैं भाई, 1100 है, सॉरी ये 1100 है, 1100, हाँ 1100/4 आ गया। अब इसका F2 देखते हैं कि F2 जो होगा थ्राइस ऑफ F1 होगा, थ्राइस ऑफ F1 कितना है 1100/4। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये भी इसके इक्वल नहीं है, ये हालांकि कम है इससे, लेकिन इसके इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 1.1 किलोहर्ट्ज, तो रिजोनेट नहीं करेगा। एक और निकाल देते हैं F3, तो F3 क्या होता है 5 टाइम्स ऑफ F1, तो 5/4 और इंटू 1100 आ गया है। अब ये तो किससे ज्यादा हो गया,
ये तो 1100 से ज्यादा हो गया, ये तो ग्रेटर देन 1.1 किलो हर्ट्ज ज्यादा हो गया। अब आगे जो अगला अलग मोड आएगा, हम इसको जैसे सेकंड नॉर्मल मोड लिया, थर्ड नॉर्मल मोड लिया, ऐसे फोर्थ नॉर्मल मोड लेंगे तो उसमें 5 की जगह 7 आएगा, फिर 9 आएगा, तो ये तो 1100 सब ज्यादा ही होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी जो इस फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप की कोई भी ऐसा नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन नहीं होगा जो इस फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट कर जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज नो। क्या होगा, क्या पूछा था इसमें कि विल इट रेजोनेट विद द सोर्स इफ वन एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज, तो लिखेंगे नो, इट विल नॉट। तो देयर विल बी, तो इट विल नॉट, ऐसे लिख देते हैं, इट विल नॉट रेजोनेट विद फ्रीक्वेंसी विद सोर्स, ऐसे लिख दो, सॉरी, विद सोर्स। तो कोई भी सोर्स के साथ, इस सोर्स के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी इतना है उसके साथ रेजोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल नहीं आ रही है। तो ये हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए। ओपन इसमें हम ऑर्गन पाइप से उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, दोनों मिक्स करके हमने कुछ क्वेश्चंस किए। तो ये चीज आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वही काम करना है। क्या करना है, इसको सीखना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और खुद भी सीखना है और दूसरे को भी सिखाना है।